ऑल राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। द बूथ शो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं आशिफ और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। स्टोरी स्टार्ट करें। बड़ी मज़े की स्टोरी है। ये स्टोरी है जिस अपार्टमेंट में मैं अभी रह रहा हूँ, उससे पहले एक अपार्टमेंट में रहता था। एरिया वही था, लेकिन ये में थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया है, वो थोड़ा सा कमर्शियल एरिया था। तो उस कमर्शियल एरिया में बहुत पुराने फ्लैट्स हैं, बहुत पुराने अपार्टमेंट्स हैं। तो मैं जब कराची मूव हुआ था हैदराबाद से, तो तुम्हें मैंने बताया था कि मैं उन अपार्टमेंट्स में मूव हुआ था एक आमिल के पास, जो एक पेइंग गेस्ट के तौर पे मैं एक रूम मैंने उससे लिया था। वो उस जगह की एक बात है। तो वो जब मैं वहाँ मूव हुआ था, तो मैं उसको अब छोड़ रहा था उसके रूम को, तो मैं अलग अलग जगहों पर अपने लिए जो है वो घर देख रहा था। कोई घर, कोई फ्लैट मिल जाए, इस तरह की चीज़ें देख रहा था। तो मुझे एक रियल एस्टेट एजेंट मिला। उसने मुझसे कहा कि यार एक इसी अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट है, एक अपार्टमेंट है जो काफ़ी अरसे से बंद है और उसके मालिक का कोई अता पता नहीं है। तो उसका जो टेक केयर करता है वो 6 महीने 8 महीने साल में आता है, वो यहीं करीब ही रहता है। तो आप कहें तो हम आपको उससे बात करके और उसमें मूव करवा देते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। अच्छा, मुझे ये हुआ कि यार ना कोई उसका ओनर है, ना उसके डॉक्यूमेंट्स है। मैं ऐसे ही एक थर्ड बंदे को रेंट कैसे दे दूंगा? उसका अगर ऑनर आके खड़ा हो गया कि तूने कब्जा किया है या कुछ भी, तो मेरा वो पैसा भी चला जाएगा जो एडवांस में दिया हुआ है। जितना रेंट भरा वो भी मेरा उल्टा मेरे गले में फिल्म आ जाएगी। तो मैंने उस एजेंट को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे उस फ्लैट में नहीं, मुझे मेरे लिए कोई और देखो। तो उसने उसी फ्लैट के बिल्कुल सामने एक और फ्लैट था जो खाली हुआ था, ताज़ा ताज़ा। उसने कहा यार ये डॉक्टर काशिफ एक फ्लैट खाली हुआ है, लेकिन इसका रेंट उस फ्लैट से ज़्यादा है, क्योंकि उसका तो कोई आगे पीछे है नहीं। उस वक्त उस फ्लैट का रेंट था 8,000, तो इसका 12,000 था, 4,000 ऊपर था। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, 4,000 मारेंगे नहीं, लेकिन मुझे कम से कम ये तो पता होगा फ्लैट किसका है, मुझसे रेंट कौन लेने आ रहा है, इसका ओनर कौन है। खैर एग्रीमेंट हुआ और मैं उस फ्लैट में मूव हो गया। अच्छा, मुझे उस जो मेरे सामने फ्लैट था उसे अजीबोगरीब वाइब्स आती थी। मतलब कभी कभी रात को आवाज़ें आ रही हैं, कभी कुछ चलने फिरने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उसको मैं सीरियस इसलिए नहीं लेता था कि जाहिर सी बात है, बंद फ्लैट था तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई चीज़ तो होगी। मैं अपने रूटीन के कामों में लगा रहता था और उस पर इतना मैं ध्यान नहीं देता था। 2 महीने के बाद उस फ्लैट में एक फैमिली मूव हुई। अच्छा, मुझे नहीं पता वो फैमिली कहाँ से आई, वो फैमिली कौन थी। और खैर वो जब उनका सामान आया, मूव हुआ, तो उस बंदे से मेरी सलाम दुआ हुई, हेलो हाय हुई। बंदा बज़ाहिर देखने में बहुत अच्छा था, जिस तरह से नॉर्मल इंसान होते हैं। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था 12 साल का, एक बेटी थी 17 साल की, और बीवी थी। ये 4 लोग उस फ्लैट में मूव हुए थे। तो क्योंकि वो जब मूव हो रहे थे तो पानी शानी मेरे पास से देना, उनके सारे जो काम काज चल रहे थे, जब तक उनका प्रॉपर सेटअप लगे, तो मेरी उस बंदे से अच्छी सलाम दुआ हो गई। अब वो होता था, ये था कि वो बंदा रात को आके मेरे पास बैठता था, कभी कभी गपशप करने के लिए कि चाय पी ली, चाय भाभी भाभी के बुलाते थे उनकी मिसेज को, तो चाय भिजवा दी उन्होंने, कुछ बना दिया तो वो भिजवा दिया। तो इस तरह से एक फैमिली वाला माहौल सा उनके साथ मेरा बन गया। एक दिन वो बंदा मेरे पास आया, मेरे पास आके बैठता है, वो कहता है कि यार डॉक्टर काशिफ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा, क्या हो गया? मैं समझा कोई मेडिकल इलनेस होगी। और डॉक्टर काशिफ, जब हम इस घर में जब से मूव हुए हैं, हमारे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। पहले छोटा बच्चा बीमार हुआ, उसका इलाज करवाया। बेगम बीमार हुई, उसका इलाज करवाया। अब बेटी चुप चुप रहने लगी है। 17 साल की बच्ची है, और इस एज में बच्चियां शौक भी होती हैं, मस्तियां भी करती हैं, भाइयों को तंग भी करती हैं, माँ से बाप से लाड भी करती हैं। ये ऐसी ही थी, लेकिन अब ये बिल्कुल चुप हो गई है।
और इसकी कोशिश होती है कि ये अपने कमरे में पड़ी रहे, अपने कमरे में ही रहे। मैंने कहा यार ये तो तुम लोग का हो सकता है घर का आपस का कोई मामला हो, कोई उसको कोई बात बुरी लगी हो या बाहर किसी ने तंग किया हो, तो तुम बाप हो तो और वो तुम उसकी माँ है, आपस में बैठ के इस मामले को सॉर्ट आउट करो। मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़की का माइंड कहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ है। मैंने कहा सॉर्ट आउट करो। कहने लगा नहीं यार हमें समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। मैंने कहा अच्छा अल्लाह मालिक है यार, अल्लाह खैर करेगा। खैर एक दिन उसने मुझसे इस तरह से ऐसे ही सरसरी सी बात की। अच्छा दूसरी बार जब 2-3 दिन गुजर गए, फिर कहने लगा कि यार डॉक्टर काशिफ मामला मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तुम ज़रा चलो तुम ज़रा देख लो ना, मिल लो ज़रा, बात कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो मुझे ले गया तो वो लड़की जो थी वो एक अपने कमरे में बेड के कोने पे ऐसे ना घुटनों को ऐसे पकड़ के और सर नीचे करके रोने वाली इस तरह से बैठी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है, कोई लड़ रहा है, कोई बाहर का कोई तंग कर रहा है तो आप बताओ, अपने बाबा को बताओ, मैं आपका चाचा हूँ, मुझे बताओ। कोई उसने जवाब नहीं, चुप। अच्छा मेरी नज़र उसके तकिए पर पड़ी तो वहां पर एक डायरी पड़ी हुई थी। खैर उस वक्त मैंने उसके बाप से कोई बात नहीं की। मैं बाहर निकल आया, मैंने कहा यार ये तो तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल चुप हो गई है, कोई जवाब नहीं दे रही। कहलेंगे हाँ डॉक्टर काशिफ ये तो है। मैंने कहा यार ये तुम्हारी बेटी बुक्स पढ़ती है या कोई डायरी, लोगों में आदत होती है, काफ़ी लोगों में डायरी लिखते हैं, कोई डायरी लिखती है? कहते हैं नहीं डायरी तो कोई नहीं लिखती। तो मैंने कहा यार तुमने देखा नहीं उसके तकिए पे एक डायरी पड़ी हुई है? बोला हाँ मैंने देखी है। मैंने कहा तुम्हें पता है किसकी है? बोला यार वो हमें तो नहीं पता किसकी डायरी है, हमने इस फ्लैट के स्टोर से सामान निकाला था तो उसमें से ये डायरी निकली है और ये इस डायरी को पढ़ती है और हमें भी नहीं पता कि इस डायरी में क्या लिखा हुआ है। उसमें से जो इसके काम की चीज़ें थी, कुछ किताब थे, कुछ पेन, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, वो इसने अपने पास रख ली है, बाकी रद्दी कचरा था वो हमने फेंक दिया। मैंने कहा क्या फेंका? बोला पता नहीं, कुछ चीज़ें वीज़ें होंगी, वो कुछ हेयर क्लिप्स थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी और वो हमने फेंक दी, वो तो टूटी वूटी हुई थी। बाकी इसके जो काम की चीज़ें थी जैसे नोटबुक्स होते हैं, बुक्स होते हैं और पेंशन हो गए, उस तरह की डायरी इस तरह की हो गई, तो ये उसके पास है। मैंने कहा यार मुझे वो डायरी ला के दो। अच्छा ठीक है। ये गया और जाके इसने जैसे ही डायरी में हाथ डाला, उसकी बेटी ने चीखना शुरू कर दिया कि खबरदार अगर तुमने इस डायरी में हाथ डाला। अब बाप से जिस टोन में उसने बात की, एक एग्रेसिव टोन में, गुस्से में, बाप परेशान हो गया। ये क्या मामला है यार? मतलब मैंने डायरी उठाने के लिए, देखने के लिए जस्ट उठाई है और ये चीख रही है। उसने बोला अच्छा भाई डायरी में मुझे नहीं चाहिए, डॉक्टर काशिफ को देखनी है डायरी। तो बोला उसको बुलाओ यहाँ। अच्छा वो जनाब आ गया भागता हुआ, यार डॉक्टर साहब जल्दी आओ जल्दी आओ। आया, मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा वो डायरी कह रही कि आप ही को दूँ। अच्छा दे दो। उसने मुझे डायरी ली, अपने बाप को बोला रूम से बाहर जाओ। बाप चला गया, मैं बैठ गया बेड पर। मुझे कहने लगी कि डायरी में डेट्स होती हैं कैलेंडर की, और ये पेज खोलो। मैंने खोला तो उस डायरी के पेज पर लिखा हुआ था कि इस कमरे की दाहिनी दीवार के कोने पर एक औरत खड़ी हुई है। मतलब राइट साइड की दीवार कोने पर एक औरत खड़ी हुई है। मैंने उस चीज को देखा, मैंने कहा तो लिखी हुई है डायरी। मैंने ऐसे ही देखा कोने में, तो वाकई में वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी। फिर मुझे कहने लगी कि इसका अगला पेज पढ़ो। मैंने अगला पेज खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें चुप लगा दूंगी। मैंने पढ़ा मैं तुम्हें चुप लगा दूंगी, तो मैंने उसको बोला कि ये तो कह रही है मैं तुम्हें चुप लगा दूंगी। तो कहने लगी ये तुम्हें नहीं, ये मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें चुप लगा दूंगी। उसने मुझे चुप लगा दी है, अब मैं बात नहीं कर सकती इतनी। मैं बड़ा हैरान परेशान। मैंने कहा इसका हल तो कुछ तो हल होगा। खैर अब मैंने कहा मैं डायरी ले जाऊं? कहने लगी हाँ ले जाओ। मैं डायरी लेके आ गया अपने फ्लैट पर।
जिस पेज पर उसने मुझे बोला था वो कोने पर खड़ी है, मैंने वो पेज दोबारा खोला, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। उसका अगला पेज खोला, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। एंड में लिखा हुआ था कि मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगी। अब मुझे एक अजीब सी उसमें उलझन होने लगी। मैं भागा इसके बाप को, मैंने कहा यार इसको दिखाना पड़ेगा, अगर किसी आमिल को दिखाओ, कुछ करो, ये बात सही नहीं है, यहाँ पे तो बड़े मसले हैं। इसका बाप मुझे हैरत की नज़र से देखने लगा, कहने लगा कि तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, बेटी तो मेरी है। मैंने कहा यार इन्वॉल्व तुमने मुझे किया है, ठीक है, लेकर मुझे तुम अपने घर पर गए, ठीक है, अब तुम मुझे कह रहे हो कि बेटी तुम्हारी। मैंने कहा भाड़ में जाओ, ये लो डायरी, और भाई तुम्हारी, तुम जाहिर सी बात है उसकी बेटी का मामला, कल परसों कोई और बात बोल दे। मैं आके अपने घर पे गुस्से में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो औरत जो उसके घर में कोने पर खड़ी थी, वो आके मेरे फ्लैट पर सामने खड़ी हो गई। मुझे कहने लगी कि तुम उस लड़की को जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोला तुम इस खानदान को जानते हो? मैंने कहा नहीं। कहने मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने डायरी खोली और उस डायरी में फोटोज लगे हुए थे, ब्लैक एंड वाइट पुराने। बोला देखो ये इसका बाप है, ये इसकी माँ है, ये इसका भाई है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये फोटो तो काफी पुराने हैं। बोला तुम जानते हो इस खानदान को? मैंने कहा नहीं। कहना कि आओ, जाओ उस फ्लैट पे दोबारा। आशी में गया, फ्लैट बंद। फ्लैट पर ताला, फ्लैट पर कोई नहीं। मुझे उलझन, मैंने कहा ये क्या सीन है भाई, फ्लैट बंद पड़ा हो। मैंने बजाया, बेल बजाई, ये वो, कुछ भी नहीं। मैं गया एस्टेट एजेंट के पास, उसको सारा किस्सा बताया। मैंने कहा भाई ये कौन फैमिली है, और इस तरह से कि लगा यहाँ पर काफी अर्सा पहले एक फैमिली आई थी, जिस तरह के तुम बता रहे हो, इस तरह की एक फैमिली बहुत पहले जब ये नए अपार्टमेंट्स बने थे तब आई थी। वहां पर एक 17 साल की बच्ची थी उसकी, जिसने सुसाइड कर ली थी। और जब सुसाइड कर ली थी तो उन्होंने दफना वफना के जब इस घर पर आए थे तो उसका बाप कहता था कि बीमारी से पहले वो उसको चुप लग गई थी। वो डायरी लिखती थी, और उसके बाद इस घर पर कोई नहीं आया, और ये घर उन्हीं का ही था, तब से ताला है। तो मतलब वो क्या कुछ कोई मैसेज देना चाह रहे थे, कोई चीज थी? मेरे ख्याल से वो जो मैसेज देना चाह रहे थे वो रियल एस्टेट एजेंट को देना चाह रहे थे कि इस घर में किसी को आने नहीं देना। अच्छा। क्योंकि वो मुझे बेचने या मुझे रेंट पर देने के चक्करों में था कि इसका कोई ओनर नहीं है, तो वो जो है केयर टेकर वो 8 महीने में आता है, 7 महीने में आता है, और वो स्टेट एजेंट ही था जो उनके फ्लैट के पैसे वैसे लेके केयर टेकर के तौर पे किसी और को सामने लाके और खुद माल और रेंट खाना चाह रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें आपके साथ पहले हो रही थी, आपको ये चीज़ें नज़र भी आती थी कभी कभार, और सब सिलसिले अभी भी हो रहे हैं या रुक गई वो चीज़ें? हैं बहुत कम। जैसे अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मेरे साथ मेरे रूम में मुझे चीज़ें कराची में नज़र आई। अभी? हाँ, कुछ अर्सा पहले, अभी मतलब कोई ज़्यादा अर्सा नहीं गुजरा होगा। तो मैं बीमार था और मेरे सर पे हाथ वाथ फेरा और इस तरह से। फिर अभी जो मैं स्टोरी से पहले तुम्हें अपनी सारी बता रहा था, मेरी जो तबीयत आजकल चल रही है और जो मेरी हालत है, अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है और अचानक जो है वो एक और चीज़ हो रही है मेरे साथ आजकल। मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा उस पर कंट्रोल करता हूँ और बड़ा कामली उसको अपने आप को संभाल के उस चीज़ को चलता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें हैं लेकिन वो किसी वजह से अभी रुकी हुई है। जैसे वो कहते हैं ना कि समंदर में जब तूफान आना होता है तो उससे पहले की एक बड़ी खामोशी होती है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खामोशी है, और अब अगर चीज़ें होंगी तो बहुत वर्स्ट होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, जिसके लिए मैं मेंटली तो अपने आप को मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। अच्छा, आपकी बात काटता हूँ, मुझे ये बताइए कि अभी आपकी मतलब जो पास्ट में हम स्टोरीज कर चुके हैं, और मैं आपके साथ तो खैर काफ़ी वक्त से कनेक्टेड हूँ, बचपन से हम लोग कनेक्टेड हैं तकरीबन। तो आप जब भी किसी की हेल्प करते हैं किसी चीज़ के हिसाब से, ठीक है, कभी एक होता है ना, कभी आपने उनको पढ़ने के लिए भी कुछ दे दिया, या आपने किसी हिसाब से उनके मामलात बता दिए उनको, तो आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी लेटेस्ट जो आपके साथ ये जो पिछले 2 हफ्ते से आपके साथ हो रहा है सिलसिला, हम जिन स्टोरी के लिए जब प्लान करते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। पिछले हफ्ते की मिसाल दे दो। हाँ, तो क्या ये मामलात आपके अभी जो तबीयत ख़राब होने के हैं वो उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं। कोई चीज़ की है आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। पक्का? क्योंकि अभी हमने लास्ट स्टोरी की थी, एक किया है अभी हमने लास्ट स्टोरी की थी, तो लास्ट स्टोरी करने के बाद फिर एक गैप आ गया ना, क्योंकि डॉक्टर साहब जब स्टोरी का प्लान करेंगे बीमार हो जाए। अभी क्या किया था आपने? मैं जो जिक्र करता हूँ उसमें थोड़ी चेंजेस की। हाँ, तो उसकी वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से, क्योंकि ये भी बहुत अल्लाह का जिक्र भी जो है वो बहुत, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप वाफिर मिकदार में कर जाते हो, मतलब ज़्यादा मिकदार में कर जाते हो तो भी आपके लिए वो थोड़ा सा वो भारी हो जाता है। खैर जी, कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी? प्लीज़ हमें, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, एक तो आप अपने इस जो स्टोरी आपने सुनी है, इस स्टोरी के हिसाब से सवालात कीजिए, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर साहब उसका जवाब दे सकें, ठीक है। और रही बात कि यस, अगर आपके पास अपनी स्टोरीज़ हैं तो वो हमें भेजें, डॉक्टर साहब उसको नरेट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हर वीक कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक स्टोरी लेकर आएँ, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला रेगुलर रहने की कोशिश कर रहे हैं। यस, हमारे चैनल को जो है वो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, स्टोरी पूरी सुन ली है आपने, मज़ा भी ले लिया, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जो है वो स्टोरीज़ की अपडेट्स भी मिलती रहें। और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह कि हम लोग इंस्टा पर और टिकटॉक पर भी हम लोग हमारी स्टोरीज़ को भी शेयर करना शुरू करेंगे। द भूत शो के नाम से अपना चैनल स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने उसको प्लान हमने किया नहीं है सेट ना, तो वो सब चीज़ें करनी है इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल यूट्यूब पर सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपके लिए स्टोरीज़ लाते रहेंगे। डॉक्टर साहब इजाज़त दें? इजाज़त। चले जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा हमारी तरफ से। सिया बाबा, अल्लाह हाफ़िज़।